ब्रेक के साथ ही आपको अपडेट कर दें कि 200 का आंकड़ा, डबल सेंचुरी का आंकड़ा एनडीए ने हासिल कर लिया है। अभूतपूर्व है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। किसी को इतनी ज़बरदस्त सफलता की उम्मीद शायद नहीं रही होगी। हो सकता है खुद बीजेपी ये मान रही हो, लेकिन ये बताता है, क्योंकि अभी हम फिगर्स देख रहे थे तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 16 अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं जिन पर एनडीए आगे चल रहा है। 17% मुस्लिम आबादी है बिहार की। मैं अभी इसको लेकर कोई जल्दी की टिप्पणी तो नहीं करूंगा कि क्या अल्पसंख्यकों का नजरिया बीजेपी या एनडीए को लेकर बदल रहा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि 16 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। यानी कि क्या एमवाई इक्वेशन जो वहां का था उसमें सेंध लगाने में कामयाबी मिली है एनडीए को। बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, और सीमांचल पर अगर हम नजर फिराएं तो कटिहार हो, पूर्णिया हो, ये दोनों ही जगहों पर जिस तरह से आरजेडी का एक पुराना दबदबा रहा, यहाँ पर अगर एनडीए को बढ़त मिली है, नीतीश आगे चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड। चलिए, जश्न की तैयारियां हैं शुभांगी, बहुत महत्वपूर्ण। शाम 6 बजे मुख्यालय पहुंचेंगे दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी, ये एक बड़ी खबर है शरद जी, और ये इशारा कर रही है कि अब जिस तरह से रुझान और अब लगभग तस्वीर भी सामने है। 202 फिलहाल अभी आंकड़ा हम देख पा रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन एनडीए आगे चल रहा है। लेकिन राघोपुर सीट को शरद जी अगर हम देखें तो ये भी चौंकाता है, यहाँ का आंकड़ा भी 2000 से ज्यादा वोटों से तेजस्वी यादव यहाँ पीछे हैं। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव यहाँ पीछे हैं और दूसरे यादव जी जो हैं, इन्हीं के जो भ्राता हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये दोनों ही ब्रदर्स जो हैं आरजेडी के लिए, भले ही छोटे भाई साहब जो थे वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने, बड़े भाई साहब जो हैं वो नुकसान पहुंचाने के इरादे से थे, लेकिन ये दोनों को ही यहाँ जो उनका प्रदर्शन है, और पूर्णमासी के चांद की तरह बीजेपी का फिगर बढ़ता चला जा रहा है और ये महागठबंधन घटता हुआ चला जा रहा है। ये भी बहुत, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि रुझान आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बीजेपी, एनडीए और जेडीयू, उनका पल्ला भी भारी होता चला जा रहा है। नए मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे रूबरू हो लीजिए। शताब्दी पांडेय हैं हमारे साथ रायपुर से, उनका बहुत स्वागत करता हूं। अमित श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी स्वागत है, और जय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, निराशा है निश्चित तौर पर, लेकिन आपको लड़ना है, कांग्रेस को लड़ना है। जो कुछ भी जनादेश है वो जनता का है, उसे स्वीकार करना है। एक के बाद एक महाराष्ट्र की बात कर लें, इसके पहले हरियाणा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, बड़ी कोशिशें कांग्रेस की रहती हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक, कोई चीज़ है जिसको कांग्रेस शायद ठीक से समझ नहीं पा रही है। बहरहाल आपका पहला रिएक्शन। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बड़ी बहन शताब्दी दीदी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ आज की उनकी जीत की। और लगातार हम सुबह से कई चैनलों में डिबेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से सुलगते सवाल मेरे जहन में भी हैं, और मुझे लगता है कि बिहार की जनता के में भी होंगे निश्चित तौर से, क्योंकि डबल इंजन, जो डबल फेल मॉडल था, जो वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, और हमारे कई सारे विधायक मित्र लोग की ड्यूटी वहां पर लगी थी, वो बताते थे कि एक तरफ तो इंजन, जो डबल इंजन की जो सरकार है, एक तरफ तो इंजन फंसा है बिहार का, और दूसरा हाफ रहा है जो केंद्र में बैठा है। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है ये अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप देखिए कि मुझे लगता है कि 13 करोड़ की पॉपुलेशन वाला बिहार, जिसमें लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर थे, और उसमें लगभग अगर 16 साल से 32 साल आपके युवा लेंगे तो शरद जी 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा युवा था। आपने ठीक कहा, मैं आपका डिबेट अभी देख रहा था, और जब मध्य प्रदेश के अभी गेस्ट बैठे थे 10 मिनट पहले, तो मुझे लगता है 2 लोगों के बीच में चुनाव था, एक हमारी मातृशक्ति और दूसरा वहां के युवा। ठीक है, लाभार्थी वर्सेस रोजगार था। अब लाभार्थी जरूर वोट दे सकते हैं बीजेपी को, उसमें मैं नहीं कहना चाहता किसने दिया किसने नहीं दिया, लेकिन मेरा प्रश्न, और बिहार की जनता का भी जरूर ये युवाओं का प्रश्न होगा, कि उनको रोजगार मिला नहीं, पलायन रुका नहीं। छठ में जो इन्होंने वादा किया था कि 12,000 फेरी की ट्रेन होगी, वो आई नहीं, वो निराश हुए। ये उसको कैसे 2.25 करोड़ लोग वोट देंगे, ये मुझे समझ से परे है। महंगाई कम हुई नहीं, लेकिन आज ये सब हम जो कहते थे कि लगातार, जो बाद में जरूर इस पे प्रश्न उठेंगे, और मुझे लगता है कि 225 भी अगर ये हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात मेरे लिए नहीं होगी,
क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हरियाणा में एक ब्राजील मॉडल का 22 जगह उसकी फोटो यूज हो जाती है, वोटिंग हो जाती है। अब बहुत सारे प्रश्न मैंने कहा ना जहन में है, लेकिन मुझे लगता है टुडे आज जो है दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डिस्कस ऑल द इश्यूज। तो मुझे लगता है आज तो मैं बड़ी बहन को शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन कुछ सवाल और भी हैं अमित जी जिनसे मुंह नहीं चुराया जा सकता है। एक लोकतंत्र में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई भी इस तरह की जिसको कहा जाए कि कितनी बड़ी चूक या गड़बड़ी कोई भी राजनीतिक दल करता है या कर सकता है, और क्या वो ये मानता है कि उसका जवाब उसे नहीं देना होगा? क्या ये सब मानकर ही चला जाता है कि हमारी गड़बड़ी कभी नहीं पकड़ी जाएगी? और जिस देश में प्रधानमंत्री भी संविधान से ऊपर नहीं है, हो भी नहीं सकते, और हमने देखा है कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर हमारा विश्वास मजबूत भी होना चाहिए। और हमें यही नहीं मानना चाहिए कि जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्कों में धांधलियाँ और गड़बड़ियाँ हैं, कि ये भी बार बार एलिगेशन लगाना कि भारत भी उसी रास्ते पर है। मुझे लगता है कि ये भी एक विचारणीय प्रश्न जरूर है आप सभी के सामने। शताब्दी जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, एक बार हम फिर अटेम्प्ट लेते हैं, देखते हैं शायद आपका अनम्यूट है। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। जनता की राय लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है, सर्वोच्च होती है, और जब ये राय एक ही दिशा में बार बार हो तो इसको जन भावना की आवाज मान लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। और यही हमको बिहार में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार कहें, मोदी गारंटी कहें, मोदी जी के द्वारा युवाओं और महिलाओं के लिए की जाने वाली योजनाएं और जितना भी विकास बिहार में हुआ है, क्योंकि बिहार अब जंगल राज नहीं विकास राज चाहता है। वहां युवाओं, महिलाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने भारी मात्रा में इसमें मतदान किया है। एक और आंकड़ा जो मुझे ज्ञात हुआ और बहुत ही सुखद है कि वहां की मातृशक्ति ने, वहां की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और यह मतदान 12% की दर से बढ़ा है। निश्चित रूप से आधी आबादी ने जब यह ठान लिया संवेदनशीलता से कि अब जंगल राज नहीं विकास राज होगा, अब हमें सुरक्षित जीवन चाहिए। बिहार विकास चाहता है, बिहार चाहता है कि जैसे अन्य राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है वैसा बिहार की जनता भी चाहती है। कब तक चली जाएगी? और जिस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व करने की कोशिश की महागठबंधन में, वो तो बार बार, उन्हें तो मैं राजनीतिक पर्यटक कहूंगी, वो तो आते हैं भाग जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो कौन विश्वास करेगा? अमित जी जरूर कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी की बातें रखने की, क्योंकि हमेशा हम डिबेट में साथ होते हैं, मैं देखती हूँ अमित जी बहुत कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे तर्क रखने की, लेकिन जब उनका शीर्ष नेतृत्व इतना कमजोर है तो कोई क्या कर सकता है? और जनता कब तक चली जाएगी? तो इसलिए बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया कि उन्हें विकास चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए। आज आप देखिए बिहार में नीतीश की सरकार के समय जो जंगल राज खत्म हुआ, आज महिलाएं सुरक्षित हैं। जहां 3:30-4 बजे के बाद निकलना दूभर था, आज रात की वो ड्यूटी कर रही हैं। आज महिलाएं स्वयं कह रही हैं कि हम सुरक्षित हैं। मैं स्वयं पटना में एक कार्यक्रम में थी जब 65 लाख करोड़ की योजना मोदी जी ने कुछ महीनों पहले ही घोषित की युवाओं के लिए कौशल विकास को लेकर। तो इतनी अच्छी योजनाएं, इतना अच्छा काम करने वाली पार्टी को जनता क्यों नहीं साथ देगी? और यही कारण है कि आज हमने डबल सेंचुरी की। मैं बंसल न्यूज को बधाई देती हूं कि उन्होंने पहला हमें केसरिया का रिजल्ट दिया। सबसे पहला मैंने मेरी आंखों से, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके चैनल के माध्यम से इसको सुना। निश्चित रूप से केसरिया लहराएगा और यह केसरिया की जीत बताती है कि ईश्वर भी हमारे साथ है। शताब्दी जी, इसके पीछे कुछ उन स्टेपिंग स्टोन्स की बहुत गहरी मेहनत है। जैसे कांग्रेस के अतीत में अगर हम झांकें तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर ऐसे बहुत सारे निस्वार्थ चेहरे कांग्रेस में रहे जिन्होंने कभी ये नहीं मांगा, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इसी तरह आपकी पार्टी में मुझे कुशाभाऊ ठाकरे याद आते हैं, प्यारेलाल खंडेलवाल जी याद आते हैं, लखीराम अग्रवाल याद आते हैं, गोविंद सारंग जी याद आते हैं जी, जिन्होंने 2 धोती 3 कुर्ते के साथ जिंदगी आगे बढ़ाई। न वो कभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे, न उन्होंने कभी ये कहा कि मुझे हमेशा इस पद पर रखिए, न कभी उनके पास आलीशान गाड़ियां थीं, और न उन्होंने कभी चाह रखी कि वो किंग मेकर रहे। उनके इशारे पर मुख्यमंत्री बने और गिरे।
इन्हीं की वजह से 2 सांसदों की पार्टी। मैं एक बात जी, बोलिए। इसी संदर्भ में 2 लाइनें मैं भी कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आपने पूर्व के नेतृत्व के संबंध में 2 लाइनें कही, तो वर्तमान का जो नेतृत्व है ना इनका, कांग्रेस का, उसके लिए 2 लाइनें मुझे भी याद आ गई कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। अपने देश से बाहर जाकर अपने देश की बदनामी करने वालों को साथ कौन देगा? ये उन्हीं के वंशज है ना जिनके बारे में आपने 2 लाइनें कही थी। तो इसलिए आत्मचिंतन का ये समय है और ये आत्मचिंतन सभी के लिए है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी एक उंगली हम किसी की तरफ करते हैं तो बाकी उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। तो हम सबके आत्मचिंतन का समय है, किस तरह और बेहतर बिहार बने और किस तरह हमारा देश विश्व गुरु की आसंदी पर पहुंचे, और उसी दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी हमारे कांग्रेस के साथियों को, आत्मचिंतन करो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ो। आप बहुत अच्छी बात आपने कही शताब्दी जी, जो आपने जोड़ा मुस्कुराते रहो, क्योंकि आप जहां डिप्रेशन में जाते हैं, अवसाद में जाते हैं, वहां चिंतन का सिरा बहुत नकारात्मक हो जाता है। अमित जी, क्विक रिएक्शन आपका। निश्चित रूप से जी देखिए, अभी बहुत ही सम्मानित मेरी बड़ी बहन ने कुछ पंक्तियां कही तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और दीदी आपने लगा दी पानी पे तोहबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। ठीक है, आज जीत रहे हैं, हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं, आपको शुभकामनाएं। और हर कांग्रेसी मुस्कुराएगा, आप चिंता मत करिए, मुस्कुरा भी रहा है। लेकिन आत्मचिंतन तो भाजपा को भी करना है कि जो जनता के सुलगते सवाल हैं, आप इलेक्शन कमीशन के साथ जरूर आप मिलकर जीत रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि दीदी दिस इज द फंडामेंटल। बात ना करें अमित जी, इलेक्शन कमीशन पर उंगली ना उठाएं, इतना बड़ा मैंडेट मिल गया उसके बाद ऐसी बात ना करें। 200 सीट पे जीत जाए मिलने के बाद, बहुमत से आगे बढ़ने के बाद ये जनादेश नहीं है। मैं आप मान लीजिए एक दिन इस पे चर्चा होगी, जैसे हरियाणा पे होती है, महाराष्ट्र पे होती है, बिहार पे भी होगी। दीदी लिख लीजिए, और शायद हम दोनों बैठेंगे जिसका हमारे पास कोई तर्क ना हो, कोई प्रमाण ना हो। आपके पास यदि प्रमाण है, यही बात कर करके ही राहुल गांधी जी ने अपना नुकसान किया, और आगे फिर वही बात आप न करें। निश्चित लोगों को रोजगार मिला नहीं, क्यों जनता आपको वोट देगी मुझे बता दीजिए। 4 रीजन हम आगे और अच्छा बेहतर बिहार कैसे बना सके, हमारे देश में अच्छी योजनाएं कैसे। फायरिंग होती है, क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या ये जंगल राज नहीं है कि कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग होती है भरे चुनाव में? ये जंगल राज नहीं है? तो जनता आपको क्यों जीता है? आप जंगल राज किसे कहते हैं? आप चलिए मैं लौटता हूं। आप दोनों ने लेकिन जो बात बहुत कही, शताब्दी जी ने जो बात कही कि मुस्कुराते हुए चिंतन करें, मैं जो जिन्हें सफलता नहीं मिली है और जिन्हें सफलता मिली है, दोनों के लिए वो शेर बड़ा मौजूद है कि तमाम उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर मैं आईना साफ करता रहा। ये भ्रम किसी को ना हो, जीतने वाले को भी ना हो और हारने वाले को तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे तो खुर्दबीन लेकर अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए। भले ही वो ये माने कि मैं बहुत पीछे छूट गया या उसका ये आरोप है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि वो कांग्रेस जो 40 साल तक उत्तर मध्य भारत सहित देश के अधिकांश हिस्सों में निर्विवाद रही, चुनावी राजनीति की बादशाह रही, आप एक ना एक दिन हटते हैं शिखर से, शिखर के बाद ढलान होती है, उसको स्वीकार करना होगा। अब एक नया प्लेयर है जो अब नया भी नहीं रहा, अब एक बिल्कुल मध्य में आकर खड़ा है, 11 साल केंद्र में हो गया है, राज्यों में 3 दशक 2.5 दशक का सफर तय कर रहा है। आपको देखना चाहिए उसी तरह की कभी हम भी थे यहां, अब ये है बीजेपी यहां। अगर आप यही लड़ते रहेंगे कि अरे हम तो किंग ही हैं, हम हमेशा बादशाह रहेंगे, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, वो कहानी मत दोहराने की तरफ जाइए। जी जय जी, सवाल यही है जो शताब्दी जी ने खड़ा किया, क्या हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बन गया है देश में? जिस तरह बिहार में भी है, वहां MY नया इक्वेशन बीजेपी ने बनाया, महिला और युवा, उनके लिए मुस्लिम यादव की जगह था महिला युवा। और राम मंदिर आप माने ना माने, इस देश की परंपरा में धड़कता है श्री राम का नाम, जिसे खुद इकबाल ने जो पाकिस्तान चले गए उन्होंने इमामे हिंद कहा। तो आप इन चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? एक भी दिग्गज नेता कांग्रेस का राम मंदिर आज तक नहीं गया है। जी शरद जी, आपने जो बात कही मैं
उसी बात पे लौटता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हर पार्टी को समझना होगा कि कब वो शिखर को होती है और कब वो डगर पर होती है, और इसके पीछे भी। लेकिन ये भी नहीं है कि जब आप सत्ता में है तो हमेशा सही है, या आप विपक्ष में है तो हमेशा गलत है। आपने जो कुशाभाऊ ठाकरे जी का, प्यारेलाल जी का जो नाम लिया, इन्होंने संघर्ष से खड़ा करके बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाया। तो कमोबेश जिस स्थिति में कभी बीजेपी हुआ करती थी, आज कांग्रेस उस जगह पे पहुंच गई है। जिस जगह पे कभी कांग्रेस हुआ करती थी, आज वहां बीजेपी हुई है। और हमारे यहाँ कहा गया है समृद्ध को नहीं दोष ऊंचाई। तो मुझे लगता है कि कई बार जैसे आज पार्टी जीत रही है तो निश्चित रूप से हम पार्टी का, बीजेपी की सारी चीजों को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये स्थिति कभी कांग्रेस को हुआ करती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने महसूस किया है पत्रकारिता में और राजनीति में, धारणाएं बहुत मजबूत होती हैं। कई बार वो तथ्यों से ज्यादा बाहर जाकर के इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो किसी समय ये धारणाएं कांग्रेस के साथ मजबूत हुआ करती थी, वो धारणाएं आज की तारीख में बीजेपी के साथ मजबूत है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को, लेकिन ये बात सच है कि दोनों पार्टियां आप यदि शिखर पे हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप लंबे समय तक पिच पे टिके रहना चाहते हैं तो उन कमियों को बिल्कुल बिल्कुल। जय जी एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने, जिनकी किताब बहुत चर्चा में रही है पूरी दुनिया में, सैमुअल पी हंटिंगटन, और उनकी किताब का नाम है क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन। इसमें उन्होंने इस तथ्य की 90 के दशक में इस तथ्य को सामने रखा था कि दुनिया में जो अगला महायुद्ध होगा वो दो धार्मिक ताकतों के बीच में होगा। 9/11 की ट्विन टावर्स को जब गिरते हुए पूरी दुनिया ने देखा तो एक मसला बना, पूरी दुनिया के सामने बना। आज आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के सामने इस्लाम एक अच्छा धर्म है, जैसे बाकी धर्म है, बेहतर हैं, सारी चीजें ह्यूमैनिटी रिडन हैं, मानवता जन्य हैं, लेकिन कुछ लोग उसके जिस तरह से इंटरप्रिटेशन के साथ सामने आते हैं उससे दुनिया कहीं ना कहीं दहलती है, चिंता में जाती है। ऐसे में भारत में हिंदुत्व जो एक बहुत ही सरल और जीवन धारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, ऐसे में हिंदुत्व एक स्थापित शैली, अब क्योंकि ये बात जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है पूरी दुनिया में है, कांग्रेस क्या उससे लगातार उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने बदलने की कोशिश की, लेकिन शरद जी हम यदि ग्लोबली देखें तो ममतानी की जिस तरह से एक अमेरिका जैसे देश में ट्रंप के सामने खड़े होकर के एक सद्भावना का एक चेहरा के रूप में आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक तथ्य है जो पूरी दुनिया में, ये बात सही है कि इस समय धार्मिक उन्माद पूरी दुनिया में सारी जगह पे पड़ा है और वो इससे राजनीति प्रभावित हुई है। लेकिन कोई भी दौर हमेशा स्थायी नहीं होता, चीजें बदलती है, समय के साथ बदलती है। तो मुझे लगता है कि हर समय प्राथमिकताएं बदलती है और किस समय कौन, ये पूरा एक बोर्ड उस पर सारी चीजें चलती है, कब कौन आगे कब कौन पीछे हो जाएगा। और इसी तरह विषय भी बदलेंगे, समाज की जरूरतें बदलती हैं और कहीं ना कहीं एक चीजों से आप बदलते हैं। तो ये बात सही है कि आज की तारीख में हिंदुत्व का विषय इतना मजबूत हो गया है और लगातार कमियां रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो उसने बहुसंख्यकों के हितों को दरकिनार किया और आज इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। चीजें बदली है, और लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये स्थायी एक फिनोमेना होगा, चीजें बदलेगी और ये सारी चीजें आज की तारीख में बीजेपी के लिए फेवरेबल है, ये बात सच है। बिल्कुल। और ये तेजस्वी यादव जी जो उम्मीद, आखिरी लालटेन की उम्मीद है, क्या ये लालटेन भी बुझ जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हर राउंड्स के साथ उनकी लीड जो है, वो लीड तो पहले ही पिछड़ गई है उनकी, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। और जो बात अमित जी कह रही थी, शताब्दी जी, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तो जिस तरह का महिला वोटर्स की एक सुनामी हम देख रहे हैं एनडीए के पक्ष में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं, अभी जो फिगर दिख रहा है वो 3,000 के 2,500 के आसपास का दिख रहा है, अगर वो हार जाते हैं तब तो साहब आप ये इसको आप मानेंगे कि एक लहर थी और ये लहर एनडीए के पक्ष में थी। जी निश्चित तौर पे शरद जी आपने ठीक कहा। हमारी मातृशक्ति ने पुरुषों से लगभग 9% ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई और 58 से अगर 67% हो जाए, मतलब ये बताता है कि सारे रिकॉर्ड जो मतदान के तोड़े, और मतदान का जो इतिहास था बिहार ने उसको सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। तो सबसे पहले तो बिहार की जनता को मैं नमन करना चाहता हूं कि
वोटिंग हमें हमारे संविधान ने एक अधिकार दिया, हर व्यक्ति को दिया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास ये ताकत है कि उनको अगर संविधान ने अधिकार दिया है वोट देने का अधिकार। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज मैं कुछ भी कहूंगा तो शायद दीदी को खराब लगेगा, और आपकी जनता के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आज उनको हम बधाई देते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए 365 दिन है और सबसे ज्यादा डिबेट हम और दीदी बैठते हैं। लेकिन मुझे एक कहना है, आपने एक शेर कहा था, मुझे याद है इसके पहले, कि तरता उम्र गालिब आपने यही काम किया, उम्र धूल चेहरे पे थी और आईना साफ आपने किया। तो मैं आपको शरद जी नहीं कहना चाहता, मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं कि गालिब आप जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दूसरे को दिखाया करो। ठीक है, आज हम हार रहे हैं, जनता का जनादेश है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज जनादेश का आज सम्मान हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन शरद जी एक दिन आएगा जब इसी जनादेश पे हम डिस्कशन करेंगे। और आज मुझे कंफर्म क्रिस्टल क्लियर हो गया, मैं पुनः अपनी बड़ी बहन को आज जीत की शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आज भाजपा की सरकार जो निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन के सहयोग से तो आ गई है, और आज मुझे समझ में आ गया है व्हाई दे आर डिस्ट्रॉइंग सीसीटीवी फुटेज, आज वो क्रिस्टल क्लियर हो गया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा तो आप बोलेंगे वो ईवीएम ऐसा वैसा, मैं बिल्कुल भी उस पर नहीं जाना चाहता। आज आप जीत रहे हैं, 225 सीट भी आप जीत जाएंगे तो मुझे कोई अचरज नहीं होगा कि, लेकिन बिहार की जनता के जो सुलगते सवाल हैं उसके जवाब आपको वो मांगते हैं। जो मैंने कहा, पलायन रुका नहीं, रोजगार मिला नहीं, निश्चित तौर पे आपको महिलाओं का वोट मिला है, मातृशक्तियों का वोट मिला है। और शरद जी ने जो कहा, और अभी आदरणीय हमारे कह रहे थे कि अगर एक तरफ आप घोषणा करते हैं और एक तरफ उनको मिल रहा है, तो मुझे लगता है कोई भी विश्वास देने वाले पे करेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट है विकास पे अगर होता, बिल्कुल आज आप जीते हैं, आप विकास करिए, आपको शुभकामनाएं। और शरद जी निश्चित तौर पे सुबह से आप लोगों को बधाई, जो आपकी पूरी टीम को बधाई, हम लोग देख रहे थे जो निर्णय उन्होंने लाया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, दीदी ने शायद जंगल राज शब्द यूज किया था। दीदी, भरे चुनाव में अगर मोकापा में वहां पर फायरिंग हो जाए तो ये जंगल राज नहीं है। मेरा बस एक ही प्रश्न है आपसे। देखिए, मैं लौटता हूं उन शताब्दी जी की तरफ, लेकिन कुछ सवाल जो हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि आप जब ये बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं, तो आपको कर्नाटक भी ध्यान रखना चाहिए, आपको हिमाचल प्रदेश भी ध्यान रखना चाहिए, 2018 का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये बहुत पुरानी बातें नहीं हैं कि 1980 के दशक की बातें हैं, जहां परिस्थितियां अनुकूल रहीं। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका जो वोटिंग पैटर्न है कांग्रेस बीजेपी का, वो ये बताता है कि जरा सी भी मेहनत हो जाए जिस पार्टी के पक्ष में, वो पार्टी इधर से उधर कर देती है। अंतर होता है 25 से 30 सीटों का, जो सिर्फ 3 या 4% वोटिंग पैटर्न से कोई भी राजनीतिक दल हासिल कर लेता है। तो बहुत इसको भी जी, इसमें सरकार इधर हो जाती है। जी हाँ। शताब्दी जी, एक क्विक कमेंट आपका भी मैं जरूर चाहूंगा। निश्चित तौर पर ये जनादेश आपको और विनम्र बनाने की तरफ ले जाता है, क्योंकि अभी आपको ये भी तय करना है कि नीतीश कुमार जी होंगे या फिर अब जिस तरह आपका आंकड़ा बढ़ गया है तो दबदबा तो आप ही का होगा। तो आप क्या तय करेंगे बीजेपी, ये तब बिहार में बताएगा, आगामी जो इम्पैक्ट हमको दिखेगा ना जी, तब देखेंगे। लेकिन बताइए कि कैसे आप लेते हैं इस जनादेश को और किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जी नीतीश कुमार जी पूरा सीएम बनेंगे कि नहीं, वो भी बता हाँ जी, वो बता रही हैं जी, शताब्दी जी बता रही हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि बिहार के संबंध में निर्णय हमारे भाजपा एनडीए के समन्वय से ही हुआ है और आगे भी होगा। पहले भी जिस प्रकार की बीच में कुछ परेशानियां आई थी, उसको किस तरीके से समन्वय से हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, कितने ज्यादा वो संगठन को संभाल कर चलने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हालांकि कह गए एनडीए का चेहरा सीएम का नीतीश कुमार ही होंगे लास्ट लेग में। जी, निश्चित रूप से, लेकिन इसका समन्वय से जिस तरीके से बीच में जो भी परेशानियां आई थी टिकट वितरण के समय, कैसे उसका
हल निकाला गया, क्योंकि भाजपा का एक ध्येय वाक्य है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। तो सुपंथ पर बढ़ना है तो सभी को साथ लेकर चलना है। निश्चित रूप से बिहार का जिसमें भला हो, बिहार का जिसमें विकास हो, जिसमें सबकी सहमति हो, सारे लोग जो कहेंगे उस पर ही निर्णय होगा। क्योंकि बिहार की जनता ने बहुत विश्वास करके परिवारवाद से छुटकारा पाने के लिए, जातिवाद की वैमनस्यता से बिहार को दूर करने के लिए ये मैंडेट दिया है। उसका पूरा ध्यान रखना भी भाजपा की और सारे लोगों की जिम्मेदारी होगी। मैं फिर बार बार यही कहूंगी कि जो आईने में से धूल पोंछने की बात हमारे साथी कर रहे थे, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी जरूर इस बात को तक वो पहुंचाएं, क्योंकि उन्हीं का ये सब किया धरा है, उन्हीं का किया हुआ है। जितनी लापरवाहियां उन्होंने की है, जिसकी वजह से ये स्थिति उनको देखने को मिली। आने वाले समय के लिए हम निश्चित रूप से यही कहेंगे। मैं 2 लाइनों के साथ, अगर समय ना हो तो समाप्त करूं। बोल लीजिए शताब्दी। तो बस मैं तो अंत में यही कहूंगी कि जिस मुस्कुराहट की बात हमने की थी, तो मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई कांग्रेस के हमारे साथियों को, कि रोने की जरूरत नहीं है, आगे आप निश्चित रूप से पॉजिटिविटी से सोचिए, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। जी धन्यवाद। अमित जी बताइए संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, कम वक्त है। जरूर इत्तेफाक रखता हूं, जो कई सारे समीकरण थे बिहार के, उसमें जातिगत समीकरण भी था। जाति जो जाति नहीं थी, ये अगर रिजल्ट जो आ रहा है, एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि जाति को इस बार सभी ने नकारा है और अच्छे व्यक्तियों को जिताया है, जाति पे वोट नहीं पड़ा, ये क्लियर है। लेकिन दीदी फिर मैं आपको कह दूं, शरद जी की अगर परमिशन हो, कि हम कहते हैं ना कि अगर आपने भी ठाना है वहां बिजली गिराने की, तो हमने भी साहब ठाना है वहीं आसिया बनाने की। और हम कांग्रेसी समुंदर है दीदी, आप अपना आशियाना किनारे पे मत बनाना, हम फिर लौट के आएंगे, ये वादा है छोटे भाई का आपसे। जी जी, शुभकामनाएं हैं। अच्छी बात है, इसी का नाम लोकतंत्र है, इसी का नाम लोकतंत्र है। इसी का, मैं भी चूंकि अब मूड थोड़ा फेयर इलेक्शन जी, मैं भी दो जी शरद जी हो जाए कुछ जी, बिल्कुल शताब्दी जी, 2 छोटी पहले एक ऐसी बात की जो मायूसी की बात करता है, कैफ भोपाली ही थे मेरे ख्याल से, ये उन्हीं का बड़ा खूबसूरत शेर है। लेकिन इस निराशा से निकलना ही होगा, लेकिन ये आती है, इसको भी स्वीकार करना होगा कि कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। कई बार आपका अंधकार घटाटोप इतना गहरा हो जाता है, बहुत सुंदर, कि आपको लगता है कि कोई नहीं है यहाँ, लेकिन वहीं हरिवंश राय बच्चन का आत्मविश्वास खनकता है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, बढ़े चलो, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। और जो शताब्दी जी ने कहा कि संगठन गढ़े चलो सुपंथ की तरफ बढ़े चलो, और ये सब के लिए शाश्वत है, ये कोई बीजेपी का गीत नहीं है संगठन का, ये सब शाश्वत है। और आप सब गुलदस्ते के बहुत सुंदर फूल हैं, बीजेपी कांग्रेस, हम लड़ते हैं चुनाव तक। आज बिहार चुनाव में निर्णय के साथ समाप्त हो गया। अब बिहार की जनता उतनी ही प्रिय बीजेपी को है जितनी कांग्रेस को होनी चाहिए, और सबको लेकर आगे बढ़ना है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है। बहुत आप दोनों ने इस डिबेट को एक अलग, सुंदर शरद जी, पारुल जी, बहुत सुंदर। जी जी, आप तीनों ने, जय जी, आप तीनों ने इस डिबेट के लेवल को एक अलग लेवल पर पहुंचाया। मैं बहुत हृदय से आप तीनों का धन्यवाद करता हूं। शुभांगी, बहुत शुक्रिया, आपने इस डिबेट को बहुत ऊर्जा से आगे बढ़ाया हैं और हमें मौका देते हैं तो माहौल ऐसी खुशनुमा हो जाता है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और नाम है ना शुभांगी जी, धन्यवाद। जी 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 जी, शुभांगी जी, जी जी, बहुत धन्यवाद। और बने रहिए बंसल न्यूज पर, जहां पर लगातार बिहार चुनाव का अपडेट आपको हम बंसल न्यूज की पूरी टीम के साथ देते रहेंगे। तो अपडेट अभी यही है कि नीतीशय कुमार या कोई और कुमार, ये तो बीजेपी का विधायक दल जो एनडीए का है वो तय करेगा, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी ने जो कमाल किया एनडीए के रूप में बिहार में, वो एक अद्भुत ऐतिहासिक राजनीतिक घटना है और इसे राजनीतिक पंडित हमेशा याद रखेंगे। कमाल है, इसके विश्लेषण के सिरे चलते रहेंगे। 16 अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर एनडीए आगे है, ये बहुत बड़ा मैसेज है देश के लिए। बहुत विश्लेषण होगा इसका कि आखिर मुस्लिम बहुल सीटों पर भी क्या कुछ परिवर्तन है या क्या है। अभी कहना
बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर 16 सीटों का ये आंकड़ा जो अभी हमें मिला है, ये बताता है कि बिहार में एनडीए आगे है 16 मुस्लिम बहुल सीटों पे, तो कमाल है। और ये बताता है कि वाकई बिहार का ये जो जनादेश है एक अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व जनादेश की तरफ ये बढ़ रहा है। बने रहिए बंसल न्यूज पर।